आप सभी का क्लास में स्वागत है। सेकेंड ईयर की इस क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा था फिरोज तुगलक की गृह नीति, और उसके अंतर्गत फिरोज तुगलक द्वारा किए गए विभिन्न कार्य जो थे उन्हें हमने कर लिया था, जैसे उसकी राजस्व व्यवस्था, जैसे उसके द्वारा सिंचाई को प्रोत्साहन दिया जाना आदि पर हमने विस्तृत रूप से चर्चा की थी। और आज उसी संदर्भ में हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए उसकी गृह नीति के अंतर्गत आज का पहला पॉइंट हम लेते हैं सार्वजनिक निर्माण के कार्य। यहाँ पर प्रसिद्ध इतिहासकार जो समकालीन थे फिरोज तुगलक के, फरिश्ता, यदि उनकी बात पे विश्वास किया जाए तो जो सार्वजनिक उपयोगिता वाले भवन हैं उन्हें बनाने में फिरोज तुगलक को विशेष प्रकार की कोई रुचि थी, और इसलिए उसने 40 मस्जिदों और 30 विद्यालयों, 20 महलों, 100 सरायों, 300 नगरों, 100 अस्पतालों, 5 मकबरों, 100 सार्वजनिक स्नान गृहों तथा 15 पुलों का निर्माण करवाया था। ऐसा स्टेटमेंट समकालीन इतिहासकार फरिश्ता द्वारा दिया गया है, लेकिन इस स्टेटमेंट को जो ये विवरण उसके द्वारा फरिश्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है, इसे अतिशयोक्तिपूर्ण माना जाता है। लेकिन फिर भी इतना अवश्य है कि निर्माण कार्य में फिरोज तुगलक की विशेष रुचि रही होगी, और उसके समय में निश्चित रूप से निर्माण कार्य काफी किया भी गया था, जिसमें हम लेते हैं फिरोज तुगलक के द्वारा बनाए गए प्रमुख नगर। और यहाँ मैं आपको साथ के साथ ये बात भी बताना चाहूंगी, फिरोज तुगलक द्वारा निर्मित नहरें, उसके द्वारा बसाए गए नगर, ये आपके एग्जाम में छोटे क्वेश्चंस में काफी पूछे जाते हैं, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। प्रमुख नगर जो फिरोज तुगलक द्वारा बसाए गए थे उनमें फिरोजाबाद, फिरोज शाह कोटला जो दिल्ली के में ही स्थित कराया था या बसाया गया था, फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर और फिरोजपुर जो जौनपुर के ही निकट था। ये महत्वपूर्ण नगर थे जिन्हें फिरोज तुगलक द्वारा बसाया गया था। इतना ही नहीं, उसके जो पूर्ववर्ती सुल्तान थे उनके समय में बनाए गए भवनों की मरम्मत भी उसके द्वारा की गई थी। जितने प्राचीन स्मारक थे उनके प्रति भी वह विशेष रूप से सतर्क था, और उसकी रुचि थी कि उनको सुरक्षित रखा जाए। आपको एक क्वेश्चन और मैं बता दूं, ये पूछा जाता है कि अशोक के कौन से स्तंभ लेखों को किस सुल्तान के समय में दिल्ली लाया गया था। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा विशेष रूप से अशोक के 2 स्तंभ जो थे, एक खिजराबाद गांव से और दूसरा मेरठ से, इन्हें ला करके दिल्ली में अवस्थित करवाया गया था। ये याद रखिएगा, जो अशोक के स्तंभ लेख थे फिरोज तुगलक के समय में ही खिजराबाद गांव से और मेरठ से लाकर दिल्ली में लगाए गए थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये एग्जाम के लिए। अब हम दूसरा पॉइंट लेते हैं न्याय तथा परोपकारिता के कार्य। फिरोज तुगलक के द्वारा जो परोपकारी कार्य किए गए थे वो और न्याय। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं न्याय व्यवस्था की। तो मैंने आपको पहले भी बताया था फिरोज तुगलक एक कट्टर मुस्लिम सुल्तान था, और स्वाभाविक है उसमें कट्टरता थी, तो निश्चित रूप से जो न्याय व्यवस्था थी वो भी इस्लामी कानून पर आधारित रही होगी। ये एक इम्पोर्टेंट फीचर है उसकी न्याय व्यवस्था का कि न्याय इस्लाम के सिद्धांतों पर ही आधारित था। और इसके लिए आप देखिए, क्योंकि उलेमा वर्ग ने उसे सुल्तान बनने में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया था, तो अधिकांश जो न्याय संबंधी कार्य है उसमें उलेमाओं का भी महत्वपूर्ण रोल रहता था, बिकॉज वो स्कॉलर्स थे इस्लामी कानून के, इसलिए उनका विशेष सहयोग भी लिया जाता रहा होगा। अब हम बात करते हैं न्याय व्यवस्था में दूसरा महत्वपूर्ण फीचर जो है वो आता है दंड विधान। तो दंड विधान मैं आपको बताना चाहूंगी कि मुसलमानों के लिए फिरोज तुगलक के द्वारा उदार दंड व्यवस्था अपनाई गई थी, जबकि हिंदुओं के लिए कठोर दंड विधान का प्रावधान था। यानी यहाँ पर आप देखिए असमानता कितनी थी। यदि एक मुसलमान और हिंदू
समान अपराध कर रहे हैं, लाइक किसी का मर्डर कर दिया, तो उस समान अपराध के लिए भी मुसलमान और हिंदू में जो दंड विधान था उसमें काफी अंतर पाया जाता था। मुसलमान को दंड देते समय काफी उदारता अपनाई जाती थी और हिंदुओं को उतनी ही सख्ती के साथ दंड दिया जाता था। राजधानी में मुख्य काजी की नियुक्ति की जाती थी और ये मुख्य काजी जो है इसके अधीन प्रांतीय काजी और नगरों के काजियों की नियुक्ति की जाती थी, जो अपने अपने स्थान या क्षेत्र में न्याय संबंधी कार्य किए जाते थे। यहाँ पर एक अच्छी बात ये थी कि फिरोज तुगलक के द्वारा अपराधियों को जो पूर्व में शारीरिक यातनाएं दी जाती थी, उन शारीरिक यातनाओं पर फिरोज तुगलक के द्वारा पाबंदी लगा दी गई थी। अब हम बात करते हैं परोपकारिता के कार्य की। फिरोज तुगलक द्वारा मुसलमानों के लिए रोजगार दफ्तर खोले गए थे। जैसा बार बार मैं अपने इस बात को रिपीट कर रही हूँ कि मुसलमानों के लिए विशेष रूप से फिरोज तुगलक के द्वारा उनकी उन्नति के लिए अथक प्रयास किए गए थे। अब ये जो रोजगार दफ्तर या रोजगार कार्यालय खोला गया था मुसलमानों के लिए, यहाँ पर जो मुस्लिम बेरोजगार एंड स्पेशली जो नवयुवक बेरोजगार हुआ करते थे वो अपना रजिस्ट्रेशन कराते थे। जैसे वर्तमान में भी हमारी जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट्स के माध्यम से ये रोजगार कार्यालय खोले गए हैं, जहाँ पर बेरोजगार अपना नामांकन कराते हैं या रजिस्ट्रेशन कराते हैं। तो यहाँ पर जो रोजगार दफ्तर खोला गया था उसमें बेरोजगार मुस्लिम मुस्लिम बेरोजगार नवयुवक होते थे वो अपना रजिस्ट्रेशन कराते थे एंड देन उनकी योग्यता के आधार पर फिर उन्हें नौकरियां या कोई व्यवसाय उपलब्ध करा दिया जाता था। लेकिन यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है कि योग्यता का विशेष ध्यान रखा जाता था। इसके बाद महत्वपूर्ण दानशाला के रूप में दीवाने खैरात एक दानशाला थी जो फिरोज तुगलक के द्वारा खोली गई थी। लेकिन यहाँ पर हम देखें पुनः एक बार, फिरोज तुगलक का ये जो परोपकारी कार्य था या परोपकारिता के प्रति उसका जो ये प्रयास था वो भी संभवतः मुसलमानों के लिए था। ये जो दानशाला खोली गई थी इसमें निर्धन और असहाय जो वयस्क मुस्लिम बालिकाएं होती थी उनके विवाह की व्यवस्था सरकारी खर्च पर की जाती थी। यानी चाहे वो रोजगार कार्यालय हो चाहे दीवाने खैरात हो, यहाँ से मिलने वाली सहायता सिर्फ मुस्लिम लोगों के लिए थी, न कि हिंदुओं के लिए। अगला उसका जो कार्य था वो था दारुल शमा। दारुल शमा एक चिकित्सालय था, एक हॉस्पिटल था जहाँ रोगियों का निःशुल्क इलाज किया जाता था और उनकी भोजन आदि की भी व्यवस्था की जाती थी। लेकिन यहाँ भी दारुल शमा में भी मुसलमानों के लिए ही विशेष सुविधाएं थी, हिंदुओं के लिए नहीं के समान थी। फिरोज द्वारा जो उसके साम्राज्य में बाहर से आने वाले यात्री और पर्यटक थे उनको आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था भी की गई थी, जो निश्चित रूप से काफी उसका सराहनीय प्रयास था, जिससे बाहर से आने वाले यात्रियों और पर्यटकों को पूरी सुविधाएं प्राप्त हो सकें। अब इसके बाद उसकी गृह नीति के अंतर्गत हम बात करते हैं शिक्षा और साहित्य की। निसंदेह फिरोज तुगलक ने शिक्षा की उन्नति में काफी गहरी रुचि दिखाई थी और इसीलिए उसने अनेक पाठशालाओं, विद्यालयों और मठों की स्थापना की थी और इन विद्यालयों, पाठशालाओं और मठों में उसने विद्वान लोगों की नियुक्ति करके इस बात को सिद्ध कर दिया था कि वह शिक्षा के प्रति विशेष रूप से सतर्क है और शिक्षा के क्षेत्र में उसकी उन्नति में उसकी विशेष रुचि है। ये जो शिक्षण संस्थाएं थीं, इनको नियमित रूप से आर्थिक अनुदान भी दिया जाता था ताकि विद्यार्थियों की शिक्षा दीक्षा में किसी प्रकार की रुकावट न आए। साथ ही साथ विद्वानों और साहित्यकारों को फिरोज शाह तुगलक के द्वारा संरक्षण भी प्राप्त
प्रदान किया गया था। इसमें आप देखिए बर्नी और शमशेर शिराज अफीद जो है वो उसके समकालीन थे, जिन्होंने कई ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना भी की थी। यद्यपि हिंदुओं के प्रति फिरोज तुगलक की नीति जो है वो काफी असमानतापूर्ण रही थी, असहिष्णु रही थी, लेकिन भारतीय ग्रंथों में जो ज्ञान था उस ज्ञान के प्रति उसकी रुचि में कमी नहीं थी, और संभवतः इसी बात को समझते हुए उसने अनेक भारतीय ग्रंथों जो कि दर्शन और नक्षत्र ज्ञान से भरे हुए थे उनका उसने फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था, जिनमें से एक का नाम दयाले फिरोज शाही है। इसको आप नोट करेंगे। जिन ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था उनमें से एक का नाम दलायले फिरोज शाही है। विभिन्न ग्रंथों की रचना भी की गई थी, चूंकि जो विद्वान और साहित्यकार थे उनको राज्य की ओर से संरक्षण प्राप्त था, तो ऐसी स्थिति में उनके द्वारा विभिन्न ग्रंथों की रचना भी की गई थी और राजकीय संरक्षण प्राप्त करते हुए फारसी भाषा के साहित्य को काफी प्रोत्साहन मिला। इस्लामी धर्म ग्रंथों, कानूनों आदि पर अनेक ग्रंथ लिखे गए थे, परंतु इस युग में अधिकांश लेखकों की दृष्टि संकीर्ण धर्मांधता से दूषित थी। यानी ये जो लेखक और साहित्यकार थे जिन्होंने फारसी भाषा में विभिन्न ग्रंथों की रचना की, उन्होंने कहीं न कहीं अपनी धर्मांधता की नीति को उसमें लिखा था या स्थान दिया था। अब हम बात करते हैं दास प्रथा की। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि फिरोज शाह तुगलक को दासों से विशेष लगाव था, या दूसरे शब्दों में फिरोज तुगलक को दास रखने का विशेष शौक था। इसलिए उसके समय में जो दास थे, दास प्रथा जो थी उसको विशेष प्रोत्साहन दिया गया था, और संभवतः दास प्रथा को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ही एक दास विभाग की स्थापना भी की गई थी, जो निश्चित रूप से दासों की सुख सुविधा, दासों की भर्ती करने के लिए इस विभाग का गठन किया गया था। और सुल्तान फिरोज शाह के दासों के प्रति लगाव से उसके शासनकाल में दासों की कुल संख्या 1,80,000 पहुंच गई थी, जो काफी अधिक मानी जाती है। और इनमें से 40,000 दास शाही महल में सुल्तान की सेवा में नियुक्त किए गए थे, और अधिकांश इतिहासकार ये मानते हैं कि बाद में उसका ये जो दास प्रथा के प्रति गहरा लगाव था कहीं न कहीं दिल्ली सल्तनत के विघटन या उसके पतन का कारण बना था, क्योंकि बाद में ये दास जो थे उच्च स्थानों पर आसीन हो गए थे, सेना में भी इनको स्थान दिया गया था, और ये दास काफी अधिक उद्दंडी हो गए थे। तो इसलिए ये दास प्रथा जो है वो साम्राज्य या दिल्ली सल्तनत के विघटन का एक कारण मानी जाती है। अब हम बात करते हैं सैन्य व्यवस्था की। तो फिरोज तुगलक को किसी भी दृष्टि से एक योग्य सेना नायक नहीं माना जाता, और इसलिए उसने सैन्य संगठन की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। सैन्य संगठन को सुधारने के कोई प्रयास भी फिरोज तुगलक के द्वारा नहीं किए गए थे। सामंती ढांचे पर उसने सैन्य संगठन किया था। उसने जिस प्रकार से आप देखिए अलाउद्दीन ने एक विशाल स्थायी सेना कायम की थी, उसके स्थान पर फिरोज तुगलक ने सामंती ढांचे पर अपनी सेना को संगठित किया था। जहां अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सैनिकों को नगद वेतन देने की व्यवस्था की गई थी, वहीं सुल्तान फिरोज शाह के द्वारा सैनिकों को नगद वेतन देने के स्थान पर जागीरें देना प्रारंभ कर दिया गया था। सैनिकों द्वारा लगान वसूली, क्योंकि इन्हें जागीरें प्रदान की गई थी, तो अपनी अपनी जागीरों में लगान वसूली का कार्य जो है वो पेशेवर ठेकेदारों को इन सैनिकों ने सौंप दिया था। अब ये एक बहुत बड़ा दोष था
फिरोज की सेना का कि सैनिक बूढ़े हो जाने अथवा किसी कारणवश सैनिक सेवा के योग्य न रहने पर उसका पुत्र, दामाद या दास कोई भी होता था जो उसका संबंधी होता था, उन्हें सैनिक सेवा में स्थान दे दिया जाता था। यानी सेना का पद जो था या सेना में स्थान जो था उसको वंशानुगत बना दिया था। ये फिरोज तुगलक का सैन्य संगठन का या सैन्य व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष माना जाता है। अब हम बात करते हैं धार्मिक नीति की फिरोज तुगलक की। जैसा कि बार बार मैं आपको बता रही हूँ, फिरोज तुगलक एक धर्मांध सुल्तान था। जहां अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक जैसे सुल्तानों ने धर्म को राजनीति से पृथक रखा था, वहीं फिरोज ने राजनीति को धर्म पर आधारित बना दिया था। इसका देखिए कारण भी है, ये आपको मैंने बाद में नोट डाल के स्पेशली दिया है। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव जो प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, उन्होंने इसका कारण बताया है। जिस धर्मांधता का परिचय फिरोज तुगलक के द्वारा दिया गया था, चूंकि फिरोज एक हिंदू स्त्री का पुत्र था, अतः वह यह दिखाना चाहता था कि मैं शुद्ध तुर्की माता पिता से उत्पन्न लोगों से कम अच्छा मुसलमान नहीं हूँ। इस प्रकार की कोटेशन इतिहासकार A.L. श्रीवास्तव द्वारा दी गई है। इसी प्रकार से डॉक्टर मजूमदार ने लिखा है, फिरोज इस युग का सबसे महान धर्मांध सुल्तान था। इसके आधार पर आप इस बात को स्पष्ट कर सकते हैं कि फिरोज तुगलक कितना कट्टर मुसलमान था, किस तरह से वह धार्मिक असहिष्णु था, और जो हमने न्याय व्यवस्था में भी दंड विधान पढ़ा था उसके आधार पर भी स्पष्ट हो जाता है कि वह हिंदुओं और मुसलमानों में काफी भेदभाव किया करता था। अब यहाँ हम बात कुछ पॉइंट्स के आधार पर कर लें। कट्टर मुसलमान था वह, इस्लामी कानून पर आधारित उसकी शासन व्यवस्था थी, और उसकी कट्टरता का उदाहरण है नगरकोट व जाज नगर पर उसके जो आक्रमण किए गए थे। दोनों आक्रमण के दौरान, अभी हम उसकी विदेश नीति के अंतर्गत इन आक्रमणों को विस्तृत रूप से पढ़ लेंगे, तो इन आक्रमण के दौरान उसने मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ा ही नहीं था, बल्कि यहाँ के जो पुजारी थे उन पुजारियों को भी मौत के घाट उतार दिया था। हिंदुओं से उनकी धार्मिक स्वतंत्रता जो थी वो छीन ली गई थी, और हिंदुओं को इस्लाम ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा था। यानी उन्हें लालच देकर, सरकारी सेवा आदि का लालच देकर के उन्हें इस्लाम ग्रहण करने पर प्रोत्साहित किया जा रहा था। जहाँ तक हम बात करते हैं जजिया कर की, जो हिंदुओं पर लगाया जाता था, फिरोज तुगलक से पूर्व किसी भी सुल्तान के द्वारा इस जजिया कर पर इतनी सख्ती नहीं दिखाई गई थी जितनी फिरोज तुगलक के शासनकाल में। अधिकांशतः ब्राह्मणों वृद्धों को इस जजिया कर से मुक्त रखा गया था, लेकिन फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाकर अपनी धर्मांधता को 100% सिद्ध कर दिया था। इस प्रकार इन दोनों इतिहासकारों की कोटेशन के आधार पर, इन पॉइंट्स के आधार पर ये बात सिद्ध हो जाती है कि फिरोज तुगलक जो है वो धर्मांध सुल्तान था, जो सिर्फ मुसलमानों को प्रेफरेंस दिया करता था, जो सिर्फ इस्लामी कानून और सिद्धांतों में विश्वास रखता था। इस प्रकार से उसकी गृह नीति को हमने इन विभिन्न पॉइंट्स के माध्यम से यहाँ पर समझा है, और इसके बाद हम फिरोज तुगलक की विदेश नीति को अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप सब ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अपने इन टॉपिक्स को क्लियर करते रहिए। जब बात कोई समझ में ना आए तो आप उसके लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद आप सभी को।